अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अप्पू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो अप्पू? श्रुति ने बाथटब में बेहोश पड़ी अर्पिता से पूछा। अप्पू, क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। मैं भाई से ही पूछती हूँ और उन्हें ही यहाँ बुलाकर लाती हूँ। उन्हें ही तुम्हारे बारे में पता होगा क्या हुआ है। भाई कहाँ है आप? प्रशांत भाई, कहते हुए श्रुति वहां से बाहर निकल प्रशांत के कमरे में पहुंच जाती है। प्रशांत जो चेंज कर अपने कमरे में लेपी पर काम कर रहा है। श्रुति की आवाज सुन वो फौरन खड़ा हो जाता है। वो समझ जाता है कि अप्पू के साथ अवश्य ही फिर कोई घटना घटी हुई है। श्रुति के साथ निकलकर बाहर आ जाता है और सामने बने उसके कमरे की ओर लपकता है। परम जो बालकनी में खड़ा होता है उसे दौड़कर जाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वहां से मुड़कर कमरे की तरफ आता है, जहां उसकी नजर श्रुति पर पड़ती है, जो घबराई सी प्रशांत के पीछे पीछे कमरे में जाती हुई दिखाई देती है। उधर प्रशांत जी श्रुति के कमरे में पहुंचकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं दिखता है। वॉशरूम का दरवाजा खुला होता है, तो वो सीधा वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ अर्पिता बेहोश पड़ी हुई होती है। अप्पू, तुम कह प्रशांत जी झुककर उसे उठाते हैं और बाहर ले आते हैं। बाहर लाकर श्रुति के कमरे में रखे हुए कुर्सी पर बैठा श्रुति से कहते हैं, तुम इसके कपड़े कपड़े वह कह रुक जाते हैं, तो श्रुति आगे कहती है, चेंज कर दूं? प्रशांत जी बोले, हाँ, मैं तब तक इसकी पसंद की हॉट कॉफी बनाकर लाता हूँ। परम जो कमरे से बाहर होता है वो दरवाजे से अर्पिता को देख लेता है। प्रशांत जी मुड़ते हैं तो परम को खड़ा देखते हैं। इससे पहले कि परम आगे कुछ कहता, प्रशांत जी तेज कदमों से चलकर परम के पास पहुंचते हैं और उसके कानों में लगा फोन कट कर देते हैं। मैं सब बताता हूँ, मेरे साथ चलो। जी कह परम और प्रशांत दोनों रसोई में पहुंचते हैं। वहां जाकर प्रशांत जी कॉफी फेंटते हुए कहते हैं, परम, सुबह जो हादसा हुआ था उसमें अर्पिता तो बच गई, लेकिन उसके माँ पापा कहाँ हैं ये तो पता नहीं है। मैं जब काम से कानपुर गया था तो ये मुझे वहीं सेंट्रल पर बेहोश मिली थी। जब होश में आई तो बड़बड़ा रही थी। न वो कहाँ आती, न दादी उसे घर से निकलने को कहती, न उसे माँ पापा को बुलाती, न यह हादसा होता। शायद उस हादसे की वजह से इसके मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा है। मैंने उसकी बात सुनकर किसी को नहीं बताया और तुमसे भी यही कहूँगा कि जब तक ये स्वस्थ ना हो तब तक नहीं बताना। इनका जीवन है, किस तरह जीना है ये खुद से देख सकती है, ठीक है? प्रशांत ने आधी हकीकत और आधा फसाना मिलाकर परम को बताया। क्या कहते? वह कानपुर अर्पिता के ट्रेन की खबर सुनकर गए और ट्रेन का पता कैसे किया? श्रुति की बातें चुपके से सुनकर फिर बातों को सुनते ही जरूरत क्या पड़ी? यानी घूम फिर कर बात वहीं आनी थी, सो सीधा कह दिया काम के सिलसिले में गए थे। उप, ये बहाने बनाना भी ना कितना मुश्किल काम है। खुद से ही कहते हैं। कुछ कहा अपने भाई? परम ने भुनभुनाहट सुनकर। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ कमरे में, ओके, परम ने बोला। प्रशांत, जाओ, लेकिन मैंने जो कहा वो बात याद रखना, ठीक है? परम, ठीक है भाई। परम वहां से कमरे में चला जाता है और प्रशांत जी कॉफी का मग लेकर श्रुति के कमरे में अर्पिता के पास पहुंचते हैं। उसकी नजर अभी भी कुर्सी पर बेहोश पड़ी अर्पिता पर पड़ती है, जिसे देख वो कहते हैं, प्रशांत, श्रुति, ये लो कॉफी का मग, मैं इन्हें बेड पर बिठा देता हूँ। जब यह होश में आ जाए तो इन्हें ये गर्मा गर्म कॉफी पिला देना, इतनी ठंड में इन्हें आराम मिलेगी। श्रुति, ठीक है भाई, कॉफी का मग ले लेती है। प्रशांत जी अर्पिता को उठाकर बेड पर लिटा देते हैं और वहां से अपने कमरे में चले आते हैं। श्रुति कॉफी का मग टेबल पर रख देती है और अर्पिता का हल्का सा ब्लैंकेट उठा अपनी पढ़ाई करने लगती है। कुछ देर के बाद श्रुति नींद में आ जाती है और वो तो अर्पिता के पास आकर लुढ़क जाती है। रात को 2 बज चुके हैं। प्रशांत की नींद एक बार खुलती है। प्रशांत, मुझे एक बार अर्पिता को जाकर देख लेना चाहिए, उन्हें होश आया कि नहीं, वह किसी है। श्रुति ही बहुत गहरी नींद में सोती है। अर्पिता ने अगर उसे कुछ कहा भी तो वह एक बार में तो नहीं उठेगी। प्रशांत उठकर श्रुति के कमरे में जाता है, दरवाजे को हल्का सा धक्का देता है तो दरवाजा खुल जाता है। प्रशांत अंदर आते हैं और कुछ क्षण अर्पिता को निहारते हैं, जिसका कंबल तो श्रुति घिस चुकी होती है, जो आधा उसके ऊपर और आधा नीचे जमीन पर पड़ा होता है, और अर्पिता सिमटकर 2 अक्षर में बनी जा रही है। प्रशांत जी उसे सिकुड़ा हुआ देखते हैं तो आगे बढ़ श्रुति के ब्लैंकेट उठा दोनों को उड़ा देते हैं और वहां से वापस अपने कमरे में चले आते हैं। नींद नहीं आती है तो वो अपनी डायरी कलम उठा उसमें अपनी भावनाओं को लिखने लगते हैं। लिखते लिखते उन्हें वही नींद आ जाती है
और वो डायरी पर हाथ रख टेबल पर सिर रख कर वहीं सो जाते हैं। उधर अर्पिता के कमरे में श्रुति एक बार फिर कसमकाती है और ब्लैंकेट खींचकर ओढ़ लेती है। अर्पिता की मूर्छा टूट जाती है और वो झटक से उठ बैठती है। उसे हल्की सी भूख लगती है तो वो श्रुति की ओर देखती है, जो गहरी नींद में मुस्कुराते हुए सो रही है। अर्पिता, ये तो गहरी नींद में सो रही है, अब भूख का हम क्या करें? अगर माँ होती तो हमारी टेबल पर एक हॉट कॉफी बनाकर रख जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें पढ़ाई के समय कॉफी ही पसंद है, इसीलिए तो आदत बन गई थी। लेकिन अब, कहते हुए अर्पिता उदास हो जाती है। माँ पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी नज़र उसके बगल वाली टेबल पर रखी कॉफी मग पर पड़ती है। अर्पिता तुरंत वो उठती है उसके और देखती है। मग के अंदर एक छोटा सा मग होता है जिसमें से अभी तक भाप निकल रही है, यानी कि यह पाइपिंग हॉट कॉफी है किसी ने यहाँ रखी किसी ने। अर्पिता उठकर कॉफी पीती है तो उसका स्वाद उसे थोड़ा अलग लेकिन अच्छा लगता है। वो कॉफी खत्म कर मग रखने के लिए कमरे से बाहर चली आती है। बाहर से गुजरते हुए उसकी नज़र प्रशांत जी पर पड़ती है, जो सर्दी में ही कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे होते हैं। अर्पिता अंदर कदम बढ़ाती है और प्रशांत जी के पास आकर रुक जाती है। ऐसे तो सुबह तक उनकी गर्दन और कंधे दोनों अकड़ जाएंगे, इन्हें उठाना ही पड़ेगा, लेकिन उठाए कैसे? कहीं ऐसा ना हो इसने कुछ कहा और इनकी नींद खुलने पर हम पर ही भड़क जाए। लेकिन उठाना भी जरूरी है, क्या करे सोचते हुए वह डिस्क पर नजर घुमाती है, जहाँ खिड़की से आती हवा के कारण डायरी के पन्ने फड़फड़ा रहे होते हैं। वह डायरी उठाती है, लेकिन फिर ये सोचकर रख देती है, नहीं, किसी की डायरी पढ़ना इट्स अ बैड मैनर। फिर वह वहीं पास ही रखी छोटी सी नोटबुक उठाती है, जिसके सारे पेज ब्लैंक होते हैं। वह उसमें से एक छोटा सा पेज निकालती है और उस पर लिखती है, प्रशांत जी, ऐसे टेबल पर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, गर्दन और कंधे अकड़ जाते हैं, सो जगने के लिए माफी। और इस पर एक स्माइली वाला इमोजी बनाकर डायरी के ऊपर पेपर से दबाकर रख देती है। और फिर उनका फ़ोन उठाकर उसमें 1 मिनट के बाद अलार्म लगाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। 1 मिनट बाद ही अलार्म बजता है तो प्रशांत जी हड़बड़ाकर उठते हैं, फ़ोन उठाकर अलार्म बंद करते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अलार्म लगाया तो लगाया किसने? वो दरवाजे की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता है। वह उठकर अपनी टेबल सेट करते हैं तो उनकी नज़र पेपर बेड पर पड़ती है, जिसके नीचे रखी चीट को देख जो उठाते हैं। प्रशांत जी, यूं टेबल पर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, गर्दन और कंधे अकड़ जाते हैं, सो जगाने के लिए माफी। इमोजी देख के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह यह चीट अपने कबर्ड में रखे छोटे से डिब्बे में संभाल कर रख देते हैं। वह उठकर बेड पर जाकर लेट जाते हैं और सोचते हैं, इसका अर्थ है अब जाकर अपू का दिमाग शांत हो पाया है। कल से कितना ज़्यादा परेशान थी मैं तो एक पल को डर ही गया था कि कहीं ये नहीं, अब सब ठीक है, फिर भी एक बार तो देख लूँ क्या कर रही है। सोचते हुए प्रशांत जी उठकर टेबल से वो नोटबुक उठा पॉकेट में रख कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र बालकनी में खड़ी अर्पिता पर पड़ती है, जो तारे को देख रही होती है। अक्टूबर में मिड से रात में लगभग 2:30 बजे वो तारों को बिन स्वेटर के निहार रही है। उसे सर्दी का एहसास होता है तो हाथों को बांध लेती है, लेकिन वहाँ से हटती नहीं। ये देख प्रशांत जी कुछ सोचकर अपनी कुर्ते से जेब में वही छोटी सी नोटबुक निकालते हैं और उस पर कुछ लिखकर वो पेज बालकनी के टंगे फूलों के पौधे पर के तार में फंसा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन निकलते समय अपने जेब में रखा एक सिक्का अर्पिता की तरफ उछाल देते हैं, जो ठीक उसी गमले के पास जाकर गिरता है। सिक्के के खनक से अर्पिता पीछे मुड़ देखती है तो उसकी नज़र उसी नोट पर पड़ती है। वो आगे बढ़ उसे उठाकर पढ़ने लगती है, जगाने के लिए शुक्रिया। अक्टूबर के मिड मंथ में बिन स्वेटर में बालकनी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सो बालकनी से आगे कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, जाइए और श्रुति का शॉल उठाकर ओढ़कर आराम से खड़ी हुई। उसे पढ़ अर्पिता का चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है। वो वहाँ से जाती है और शॉल उठाकर उसे ओढ़कर वापस बालकनी में खड़ी हो जाती है। प्रशांत जी जो हॉल में बैठे होते हैं ये देख मुस्कुराते हैं और अपने कमरे में चले आते हैं। कुछ देर बाद अर्पिता भी चली आती है और वह चीट अपने हैंड बैग में संभाल कर रख लेती है और सो जाती है। दोनों की आंख अब सीधे सुबह ही खुलती है। श्रुति, गुड मॉर्निंग अर्पिता। अर्पिता सुप्रभात कहते हुए मुस्कुराती है।
श्रुति सुप्रभात मतलब? मैं समझी नहीं। अर्पिता सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग, समझी? श्रुति ओ ऐसा क्या, फिर तो सुप्रभात कहती हुई श्रुति कुछ ही देर में स्नान कर तैयार हो जाती है। जल्दी जल्दी बाहर प्रशांत जी के पास पहुंचती है। गुड मॉर्निंग भाई, प्रशांत जी को देख श्रुति बोली। प्रशांत ने एक नजर श्रुति को देखा, गुड मॉर्निंग कहते हुए सवाल किया, अर्पिता कैसी है अब? जिसका जवाब अर्पिता आते हुए देती है, हम ठीक है प्रशांत जी। आवाज सुन प्रशांत जी श्रुति को देखते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अर्पिता भी उसके पास आकर देखती है, वो और परम दोनों रसोई में नाश्ता तैयार कर रहे हैं। ये देख अर्पिता वही खड़ी हो दोनों को देखने लगती है। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन शुरू कैसे करे समझ ही नहीं पा रही है। प्रशांत जी बीच बीच में अर्पिता को देख लेते हैं। उसके चेहरे पर उलझने का भाव देख वो कार्य करते हुए उसकी तरफ आते हैं और धीरे से कहते हैं, अगर कुछ कहने में परेशानी है तो कल रात वाला तरीका अपना सकती हो। क्या वहाँ से वापस पीछे हट जाते हैं। अर्पिता हमें गर्दन हिला वहाँ से चली आती है और श्रुति के कमरे में नोटबुक देखने लगती है, लेकिन उसके पास तो सारी बड़े बड़े पन्नों वाली बुक्स होती है। ये देख बड़बड़ाते हुए कहती है, अब हम अपने मन की बात प्रशांत जी तक पहुँचाएं कैसे? हमें बहुत सी बातें करनी है उनसे, जानना है कल हमने बेहोशी में कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं की। कल जो भी बिहेव किया हमने उसके लिए हमें सॉरी कहना है और उनके व्यवहार के लिए थैंक यू भी कहना है, और फिर हमें यहाँ से जाना भी है। कहाँ जाएगी? प्रशांत जी ने आते हुए पूछा। वो हम कहते हुए अर्पिता रुक जाती है। उसकी खामोशी सुन वो उससे कहते हैं, अप्पू यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, तुम अपने मन की बात कह सकती हो। हाँ अप्पू बताओ ना क्या बात है, भाई सही कह रहे हैं, तुम्हें जो कहना है बेझिझक कह सकती हो। श्रुति ने आते हुए हॉल में सोफे पर बैठते हुए कहा। तब तक परम भी वहां आ जाता है और वो भी वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तीनों उसके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। अर्पिता तीनों की ओर देखती है और उसे एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू करती है, अर्पिता वो हम आप सबके एक रिक्वेस्ट करनी थी, हमारे बारे में किरण मौसा जी आरब दादी किसी को कोई जिक्र मत कीजिएगा। हम बहनें एक दूसरे के बहुत करीब है और अगर किरण को पता चला कि हम ठीक है तो वो हमें हर हाल में अपने पास बुला लेगी, लेकिन निजी कारणों से हम वहाँ नहीं जा सकते। हमारे रिश्तेदारों में लंबी फहरिस्त है, लेकिन ज़रूरत के समय सब मतलब से ही पूछते हैं। भाई से हम बात कर लेंगे, शायद हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। बस किरण और मौसा जी के सामने हमारे बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। उन लोगों के लिए हम जैसे हैं वैसे ही रहने दें, हमारा आपसे यही अनुरोध है। क्या अर्पिता चुप हो जाती है। उसके मन में दादी की कही हुई बातें गूंजती है और आंखों भर आती है। प्रशांत जी ये देखते हुए तो जेब से नोटबुक निकालकर लिखते हैं, टेबल के पास ड्रॉअर में कुछ पैसे पड़े हैं, उन्हें उठाओ और परिवर्तन चौक के पास जो पार्क है वहां जाकर मिलो। क्या वो अर्पिता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों? श्रुति परम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, और अर्पिता के हाथ में वो नोट पकड़ा वापस पीछे हट जाते हैं। हाँ भाई, दोनों एक साथ कहते हैं। प्रशांत के स्पर्श से अर्पिता के मन में गुदगुदी होती है। वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और सांवलिया नजरों से प्रशांत की ओर देखती है। प्रशांत बैठते हुए आंखों से पढ़ने का इशारा करते हैं और अपना फोन उठाकर उसमें अपना काम करने लगते हैं। धन्यवाद का अर्पिता अपने हाथ जोड़ती है तो श्रुति उसके पास आकर कहती है, पगली हो, दोस्ती के मतलब भी तो तुम्हें ही ने सिखाया है, तो मैं भी वही कर रही हूँ जो तुम करती हो। सो नो सॉरी और नो थैंक्स, ओके? ओके के अर्पिता हंस देती है। उसे हंसता हुआ देख श्रुति कहती है, गुड, अब अगर कॉलेज चलना चाहो तो चलो और रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट कर लो, मैं तब तक नोट्स देख लेती हूँ। आज हम नहीं आएंगे श्रुति, अर्पिता कुछ सोचते हुए कहती है। ओके ठीक है, मैं जाकर नोट्स बनाती हूँ। क्या श्रुति अंदर चली जाती। परम और प्रशांत दोनों वहां से उठकर कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पिता प्रशांत के दिया नोट पढ़ती है और पढ़कर कहती है, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है प्रशांत जी, किसी की खामोशी में छुपे शब्दों को समझना यह हर किसी के बस में नहीं। वह कमरे में जाकर चिट उठाकर उसे फिर से अपने बैग में रख लेती है और श्रुति के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाती कि उसे उसके कुछ कपड़े चाहिए। वह सोचती है अगर वह कपड़े का कहेगी तो श्रुति कहीं ये ना पूछ ले कि हम कॉलेज तो जा नहीं रहे हैं। फिर वह अपनी ही परेशानी में उलझी होती है कि तभी प्रशांत जी तैयार होकर श्रुति से कॉलेज जाने के बोलने के लिए आते हैं तो अर्पिता के परेशानी समझ श्रुति से कहते हैं, श्रुति तुम तो इतनी व्यस्त हो गई हो कि ये भी नहीं ध्यान दी कि कोई तुम्हारे पास भी खड़ा है, और वह अपना फोन निकाल श्रुति को संदेश लिखकर भेज देते हैं। श्रुति अपनी दोस्त को कंफर्टेबल फील करा, उसे ये एहसास मत दिलाओ कि वह गेस्ट समझी। श्रुति ऊपर देख बोली, वो भाई बस ऐसे ही थोड़ा गहराई में चली गई थी
तो प्रशांत जी श्रुति की तरफ मोबाइल से इशारा कर देते हैं। श्रुति मोबाइल उठाकर देखती है तो संदेश पर सॉरी का रिप्लाई कर देती है। वो अर्पिता से कहती है, अप्पू अब से तुम्हारे साथ ही रहना, अब से तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। सो ये रूम अब तुम्हारा भी है और इस कमरे में हर चीज़ भी तुम्हारी है। सो कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। जो मन हो वो करो और जब मन हो वो पहनो, कोई बंधन नहीं है। ओके। श्रुति की बात से अर्पिता तथा प्रशांत दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रशांत जी श्रुति से कहते हैं, मैं 20 मिनट बाद निकलूंगा, और अर्पिता की ओर देख कहते हैं, तुम भी रेडी होकर आ जाना। ओके। और वहां से चले जाते हैं। अर्पिता समझ जाती है उसके लिए कहा गया है। श्रुति तैयार होने लगती है और कुछ ही देर में तैयार हो अर्पिता से बाय कर निकल जाती है। परम भी दोनों के साथ ही निकल जाते हैं। प्रशांत जी के कहने पर श्रुति नीचे मकान मालकिन को अर्पिता के बारे में बोल देती है और चली आती है। उनके जाने के बाद अर्पिता भी श्रुति के कपड़े पहन तैयार हो जाती है और 10 मिनट बाद कमरे को लॉक कर निकल जाती है। कुछ ही देर में वह परिवर्तन चौक पर पहुंच के पार्क में बैठकर प्रशांत जी का इंतजार करने लगती है। मन के इसके कोई ख्याल तूफान मचाए हुए हैं। हमें अपनी बात रखनी होगी इससे पहले कि देर हो जाए। क्या कहेंगे, कैसे शुरू करेंगे? ओह गॉड जी, बस सब संभाल लेना। जिस तरह अभी तक उन्होंने हमें समझाया है, हमें भरोसा है आगे भी समझेंगे। मनी मन खुद से कहते हुए अर्पिता प्रवेश द्वार की ओर देखती है, जहां उसकी नज़र बाइक पार करते हुए प्रशांत जी पर पड़ती है। उन्हें देख उसकी नज़रों वहीं ठहर जाती है। प्रशांत जी पैदल चलकर उसके पास आते हैं और आकर उसके पास बैठ जाते हैं। प्रशांत, तुम घर पर कुछ कहना चाहती थी, शायद सबकी वजह से कह नहीं पाई। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम कह सकती हो। हम सब मिलकर तुम्हारी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता अबाक हो उसकी तरफ देखती है और सोचती है, क्या सच में ऐसा रिश्ता है हमारे? आपसे बिन कहे हमारी भावनाएं समझ जाते हैं। हमने अभी इतना समय साथ नहीं बिताया, फिर भी आप हमें इतने अच्छे से समझ रहे हैं। कुछ क्षण अर्पिता चुप रहती है तो प्रशांत जी उससे कहते हैं, यहाँ तक मैं तुम्हें समझ पाया हूँ, तुम शायद इस बात को लेकर चिंतित हो कि तुम हमारे साथ कैसे रहोगी। तुम्हें अपने माँ पापा को भी ढूंढना है, इसके बारे में भी पता लगाना है। श्रुति ने तो कह दिया कि तुम्हें अपना ही रूम समझ के रहो, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, हम लोग तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे, बस इंसानियत के नाते मदद कर रहे हैं। अब तुम कहीं या कहो कानपुर रहोगी, किराया खर्चा करोगी, सब कुछ नए सिरे से सेटल करोगी। इससे अच्छा है कि तुम यही सब के साथ साझा किराया देकर रहो। कहीं और रहोगी तो अकेली रहोगी और कोई बात करने वाला होगा या नहीं, कोई पूछने वाला होगा। तो जब रेंट पर ही रहना है तो हमारे साथ ही रहने में क्या समस्या है? बाकी किराए का मैंने बता दिया, अपने हिस्से का किराया तुम पे करोगी, फ्री में रहना नहीं है। इस तरह तुम्हारे ही मन की पूरी होगी और मुझे भी सुकून रहेगा कि तुम कहीं दूर गैरों के पास नहीं बल्कि अपनों के पास ही हो। प्रशांत की बात सुन अर्पिता कहती है, ठीक है, हमें मंजूर है। अर्पिता की बात सुन प्रशांत जी मनी मन कहते हैं, शुक्र है, मानी तो सही। अर्पिता अटकते हुए धीरे धीरे आगे कहती है, लेकिन हमारी एक समस्या भी है। प्रशांत जी, मैं जानता हूँ तुम्हारी समस्या है कि तुम यहाँ रहकर अंकल आंटी को कैसे ढूंढोगी, तो इसके लिए मेरा यकीन मानो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इनके बारे में पता लगाने की। वो जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों को जूझने में भरपूर शक्ति देता है। बस तुम खुद को संभालो और हिम्मत मत हारो, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। प्रशांत की बात सुनकर अर्पिता उन्हें थैंक्स कहती है तो प्रशांत जी बोले, और फिर कुछ कहना है तो कह सकती हो। अर्पिता नामे गर्दन हिला देती है तो प्रशांत जी उससे कहते हैं, फिर थैंक्स कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मदद करने के पीछे कुछ कारण है। पहला तो कारण है हमारे घर का आपस में जुड़ने वाले संबंध किरण और परम के रूप में। दूसरा कारण है तुम श्रुति के दोस्त हो और तुमने भी मुसीबत के समय उसे अकेला नहीं छोड़ा। तीसरा कारण है इंसानियत, कहते हुए चुप हो जाते हैं। और चौथा कारण है इश्क, जो मुझे तुमसे बेहद, प्रशांत जी ये मन ही मन कहते हैं एवं अर्पिता को रूम पर जाने को कहते हैं और खुद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अर्पिता वहां से रूम पर निकल जाती है। रूम पर जाकर वह हॉल में बैठती है और कुछ सोचने लगती है। अर्पिता, हमें माँ पापा को भी ढूंढना है। माना कि प्रशांत जी मदद करेंगे, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। हम एक बार भाई से इस बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन भाई, वो तो पहले ही हमारी आगे पढ़ाई चलने से सबसे के पास, तभी तो वो भाभी के साथ वो बेंगलुरु में जॉब करते हुए अलग रह रहे थे।
ऐसे में अगर हमने उन्हें बता दिया कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं तो फौरन हमें उनके पास आने के लिए कह देंगे। फिर बेंगलुरु में रहकर हम माँ पापा को कैसे ढूंढेंगे? नहीं, अभी हम इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। किस्मत भी न जाने कैसे कैसे खेल दिखाती है। अब हमें सब कुछ अपने दम पर शुरू करना होगा। यानी अब हमें पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू करनी होगी। जॉब इस शहर में भी जान पहचान का ढूंढना कितना मुश्किल है। क्या हम एक बार श्रुति या प्रशांत जी से बात करें? नहीं अर्पिता, पहले से ही उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि और अब कैसे? अब खुद से ही हमें कोशिश शुरू करनी होगी। काहे कि जितनी जल्दी हम जॉब मिलेगी उतनी जल्दी हम अपने माँ पापा को ढूंढने की काबियात शुरू करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है वो जहाँ भी है सुरक्षित है। गौर जी इतने निर्दयी नहीं हो सकते। लेकिन हम शुरू कहाँ से करें? कैसे करें? क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना। सोचते हुए अर्पिता समाचार पत्र देखने लगती है जिसमें कुछ एक जॉब के लिए इश्तिहार दिए रहते हैं। अर्पिता 2 इश्तिहारों को छांटकर अलग करती है और उन पर पॉलिश किए गोल पेंसिल से गोल बना लेती है। अब दूसरी समस्या उनके पास खड़ी हो जाती है, फोन की। काहे कि उनके पास फोन तो नहीं, उसका फोन तो काली गिर चुका होता है। यह नई परेशानी देख उदास हो जाती है। सच में नई शुरुआत करना इतना आसान भी नहीं होता। अर्पिता श्रुति का नोट्स निकालती है और उन्हें पढ़ने लगती है। कुछ घंटों बाद वह उठती है और चलते फिरते लगती है। प्रशांत जी के कमरे लॉक लगा है और बाकी पूरा फ्लोर खाली है। यह सोच वो रसोई, बालकनी, श्रुति का कमरा सब एक बार फिर से देखती है। अर्पिता बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और खिले खिले पौधों को देखने लगती है। कुछ एक उनमें सूख रहे हैं और कुछ एक जमीन थोड़ी कड़क हो गई है। ये देख वो उन पौधों को देखभाल करते हुए सारी गली पत्तियों का हटाकर उनकी गोड़ाई करती है और उनमें पानी डाल देती है एवं उन्हें दोबारा सलीके से सेट कर देती है। उसके बाद वो रसोई में आ जाती है जो प्रशांत एवं परम ने पहले से ही इतना ज़्यादा व्यवस्थित करके रखी है होती है कि कोई भी देख हैरान हो जाए कि ये रसोई 2 पुरुषों ने संभाल ले हैं। अर्पिता आगे बढ़ती है जहां उसकी नज़र एक छोटे से फ्रिज पर पड़ती है जिसके ऊपर वही प्रशांत जी के रूप वाला पेपर वेट रखा होता है। अर्पिता आगे बढ़कर उसे उठाती है और उसे नीचे रखा पेपर उसे दिख जाता है। अर्पिता जल्दी जल्दी उसे खोलकर देखती है जिसमें लिखा होता है फ्रिज में खाना रखा हुआ है, भूख लगने पर गर्म कर खा लेना और अंकल आंटी के बारे में सोच कर परेशान नहीं होना। मैं अपने तरीके से पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें स्माइली की इमोजी बना होता है। नोट देख अर्पिता कहती है, श्रुति तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे प्यार करने वाला भाई मिले हैं जो एक अजनबी को इतनी परवाह कर सकता है। वो अपनी फैमिली की कितनी वैल्यू करता होगा। उधर अपने ऑफिस में प्रशांत जी अपने केबिन में फ्री होकर बैठे होते हैं। तभी वो अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें कानपुर की सिटी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर का नंबर डायल करते हैं। वह कुछ देर में उनसे बात करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। उनके मन में अर्पिता का ख्याल आ जाता है। अर्पिता न जाने क्या कर रही होगी। कहीं फिर से अंकल आंटी को लेकर फिर से परेशान तो नहीं हो रही होगी। परेशान तो हो ही रही होगी। मैं श्रुति से पूछता हूँ, कहते हुए वो श्रुति को कॉल लगाकर घर जाने के बारे में पूछते हैं। उधर अर्पिता खाना निकालती है और गरम करने रख देती है। कुछ ही देर में खाना गर्म हो जाता है। वह घड़ी देखती है जिसमें दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। श्रुति भी आने वाली होगी। यह सोच खाना निकाल कर लगा लेती है और बाकी बर्तन साफ कर उनकी जगह पर रख देती है। कुछ ही देर में श्रुति आ जाती है और आते ही अर्पिता से कहती है, श्रुति अप्पू तुम एक बात बताओ मुझे, यह दोस्त तुम मेरी हो या और फिर तुम्हारी मेरे भाई इतनी करते हैं जैसे मुझसे ज़्यादा वह तुझे जानते हैं। पता है सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुके हैं कि मैं घर कितनी देर में पहुंच रही हूँ। तुम यहाँ अकेली होगी, तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। पता नहीं तुमने खाना, कहते हुए रुक जाती है फिर पूछती है, अप्पू तुमने खाना खाया? हाँ अर्पिता, वो हमने गर्म कर लिया है, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। अब आ गई हो तो मिलकर खा लेंगे। OMG, मतलब प्रशांत भाई सही कह रहे थे, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। यार अब तो तुम मुझे बताओ, ये राज भाई को हर किसी के बारे में हर बात कैसे पता चल जाती है? तुम्हें पता है भाई की यह खासियत है, वह किसी को 1 या 2 मुलाकात कर ले फिर उसके स्वभाव के बारे में न जाने कैसे बता देते हैं। घर पर भी उन्हें सबकी नापसंद पसंद सबके बारे में सब पता है, लेकिन उनकी खुद के पसंद नापसंद के बारे में कोई नहीं
बता सकता, सिर्फ एक इंसान के, और वह एक इंसान जरूरी तुम्हारी राधिका भाभी होगी। अर्पिता ने श्रुति की बात पूरी करते हुए कहा। अर्पिता की बात सुन श्रुति आंखें बड़ी कर हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जिसे देख अर्पिता कहती है, इसे ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं, समझी? यही खासियत है दोनों में। यार दोनों ही नहीं, तीनों में, श्रुति ने कहा। तीनों? तीसरा कौन? अर्पिता ने पूछा। तुम और कौन? श्रुति आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली। तभी तो 2 ही मुलाकातों में इतना कुछ पता कर लिया, अब तो बच के रहना पड़ेगा तुमसे। कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें ऐसी ही अच्छी हो, अर्पिता ने श्रुति से कहा। अच्छा तुम एक बार भाई से बात कर लो, वह कह रहे थे कि घर पहुंचकर एक बार तुमसे बात करा दूं, सबकी परवाह करते हैं मेरे भाई। कहते हुए श्रुति प्रशांत को फोन उठाकर कॉल लगाती है। अर्पिता रिंग जा रही है, तुम बात कर लेना, मैं बस अभी आई समझा कर। कहते हुए श्रुति फोन अर्पिता को देकर वहां से अपने कमरे में अंदर चली आती है। वहीं श्रुति के यूं अचानक से फोन देने पर अर्पिता हड़बड़ा जाती है, क्या कहे फोन पर समझ नहीं पाती है। प्रशांत जी फोन पर, हेलो श्रुति, घर पहुंच गई क्या? अप्पू कैसी है, वो ठीक है? अर्पिता धीरे से कहती है। उसकी आवाज सुन प्रशांत जी एक पल तो चुप हो जाते हैं। 2 घड़ी की खामोशी उनके बीच में आ जाती है, जिसे तोड़ते हुए वो कहते हैं, गुड, और मेरा नोट मिला? अप्पू जी मिला। प्रशांत, तो फिर काम पूरा किया? अप्पू जी बस श्रुति का इंतजार कर रहे थे हम। प्रशांत, बहुत अच्छे, वो अभी आती ही होगी, समय व्यतीत करो, अगर कोई परेशानी है तो बेझिझक श्रुति या मुझसे कहना, ठीक है? प्रशांत ने बड़े ही अपनेपन से कहा, जिसे अर्पिता महसूस कर भावुक हो जाती है और कहती है, जी। उसकी आवाज में उदासी को महसूस कर लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अच्छा अब मैं रखता हूँ, बाय। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।